पहला स्टार पॉइंट लिखो, ऊपर देखिए, किसी जनरेटर में जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ रोटेटिंग कॉइल, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से कॉइल रोटेट करती है, असल में उसी फ्रीक्वेंसी की ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज यहां पे प्रोड्यूस होती है। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि कोई किसी एसी जनरेटर में जो कॉइल है वो 1 सेकंड में 10 चक्कर लगाती है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज। कितनी है? 10 हर्ट्ज। मान लें तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, तो जो वोल्टेज वो पैदा करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी 10 हर्ट्ज ही होगी। आया ना? तो आप देखिए पहले स्टार्ट में लिखो, इन एन एसी जनरेटर, इन एन एसी जनरेटर, और ये लाइन ऐसी कॉपी पेस्ट कर दो, ये लाइन ऐसी कॉपी पेस्ट कर दीजिए। लिख लिया? यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो। सेकंड स्टार क्वेश्चन फॉर्म लिखा रहा हूँ, स्टार पॉइंट लिखा नहीं, क्वेश्चन लिखा एक ही बात है। क्वेश्चन फॉर्म में लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो, राइट द फैक्टर्स ऑन विच, राइट द फैक्टर्स ऑन विच, on which peak voltage produced by an AC generator depend, produced by an AC generator डिपेंड। बताइए, आपको ये बताना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर किसी एसी जनरेटर द्वारा पैदा होने वाली पीक वोल्टेज डिपेंड करती है। अब देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि पीक वोल्टेज का फॉर्मूला हमने कल निकाला था, E नॉट बराबर NBA ओमेगा निकाला था। अब जरा मुझे बताओ कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। लिखते जाओ, पहले फॉर्मूला लिख लो, सेल्स करके पहले फॉर्मूला लिख लो। अब देखो पहला पॉइंट, देखिए पहला पॉइंट, नंबर ऑफ टर्न्स इन आर्मेचर कॉइल, number of turns in armature coils, ठीक है? बी पॉइंट क्या होगा? सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फील्ड मैग्नेट्स, magnetic field produced by field magnets। लिखिए, कैपिटल ए में लिखो, एरिया ऑफ आर्मेचर कॉइल, कैपिटल ए में लिखो, एरिया ऑफ आर्मेचर कॉइल, और ओमेगा क्या हुआ? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी लिख सकते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, एक ही बात है। एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्मेचर कॉइल, ऑफ आर्मेचर कॉइल, लिख लिया? चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखिए, लिखो, in a generator if
slip rings, slip S-L-I-P, if slip rings are replaced by split rings S-P-L-I-T, slip rings are replaced by split rings, comma करके, what will be the effect? What will be the effect on the output voltage? What will be the effect on output voltage? चलो भाई बताओ, क्वेश्चन पढ़ लो पहले ध्यान से। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में ये लिखा है कि जो तुम्हारे स्लिप रिंग्स होते हैं, अब स्लिप रिंग क्या होते हैं देखिए, स्लिप रिंग ये पूरी तरीके से कंप्लीट रिंग होते थे जो कल हमने डायग्राम में बनाए थे। अगर ये स्लिप रिंग को हम लोग रिप्लेस कर दें इस तरह के रिंग से, ये कहलाते हैं स्प्लिट रिंग्स। अब फर्क तो आपको डायग्राम देखने में से पता चल ही रहा होगा कि स्लिप रिंग में और स्प्लिट रिंग में क्या फर्क है। जो स्लिप रिंग है वो आपके कंप्लीट रिंग होते हैं, पूरे सर्कुलर होते हैं, जबकि स्प्लिट रिंग होते हैं ये भी सर्कुलर ही है, लेकिन ये बीच में से कट होता है, इनके भी बीच में से कट होता है, दोनों कटे होते हैं, यानी पूरा एक सर्कल ना होकर ये दो आधे आधे सर्कल होते हैं, आधे आधे सेमी सर्कल होते हैं, तो थोड़े थोड़े अलग होते हैं, थोड़ा डिस्टेंस से होते हैं, थोड़ा गैप पे होते हैं। अब आपको ये बताना है कि अगर स्लिप रिंग को हटा के स्प्लिट रिंग कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? अच्छी बेटा, पावर आउटपुट जीरो हो जाएगा। क्यों करना? करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, चलो। और कोई मेरा भाई, और कोई मेरा भाई मेरी बहन जो बताने के इच्छुक हो? अच्छा, वैसे स्कूल में किसी ने डीसी जनरेटर पढ़ा है? इसको पढ़ा है? वैसे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, मैं पहले बता दूं। अगर किसी टीचर ने पढ़ाया तो मुझे बताओ। नहीं? चलो, अब ऐसा है, सुनो, देखो जी, जो एसी जनरेटर और जो डीसी जनरेटर होते हैं, इन दोनों की जो वर्किंग है ये भी एक जैसी होती है, इन दोनों का कंस्ट्रक्शन भी एक जैसा होता है, बस एक छोटे से टॉपिक का, एक छोटे से पॉइंट का फर्क होता है। फर्क ये होता है कि एसी जनरेटर में हम लोग स्लिप रिंग का इस्तेमाल करते हैं और डीसी जनरेटर में हम लोग स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब एक छोटे से चेंज की वजह से देखो फर्क क्या पड़ता है। जब तक यहाँ पे स्लिप रिंग लगा होता है तो स्लिप रिंग की वजह से जो आउटपुट आता है, ये इस तरह का आउटपुट आता है। समझ रहे हैं आप? स्लिप रिंग की वजह से जो आउटपुट वोल्टेज आती है ये इस तरह की आती है। जरा बताइए कैसी है? ये ऑल्टरनेटिंग है, ये डायरेक्ट है? ये ऑल्टरनेटिंग है क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की वोल्टेज आ रही है। बट अगर मैं मान लीजिए स्लिप रिंग की जगह स्प्लिट रिंग इस्तेमाल कर लेता हूं तो यहां पर जो वोल्टेज आती है ना मुन्ना, ये इस तरह से आती है। अब मेरा पहला सवाल, क्या ये कांस्टेंट वोल्टेज है? क्या ये कांस्टेंट वोल्टेज है? नहीं, कांस्टेंट तो नहीं है, पर ये ऑल्टरनेटिंग भी नहीं है। पूछो कैसे? क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं आ रहे, इसमें सिर्फ क्या आ रहा है? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो इस तरह के आउटपुट को हम लोग बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी आउटपुट। पल्सेटिंग का मतलब जिसमें पल्सेस होती हैं, मतलब जो कांस्टेंट नहीं होता, ऐसे इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, इस तरह का जो आउटपुट होता है उसे कहते हैं पल्सेटिंग आउटपुट। और इसे डीसी में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो यहां पर वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, जबकि इससे पहले वाले में क्या था? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इतना सा फर्क आता है एक छोटे से पार्ट को चेंज करने से, कि जब तक स्लिप रिंग है आउटपुट आपका प्योर ऑल्टरनेटिंग होगा, जैसा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन अगर आप स्प्लिट रिंग इस्तेमाल करें तो स्प्लिट रिंग की वजह से जो आउटपुट होगा ये कैसा होगा? सेम डायरेक्शन में होगा, मतलब डीसी होगा, लेकिन डीसी विद कैसा होगा? पल्सेस। आई बात समझ में? तो इसको लिखो पहले, फिर मैं बताता हूं डायग्राम कैसे बनाना। देखो, if slip rings
are replaced by, if slip rings are replaced by split rings, then output will be pulsating direct voltage, अब ये दोनों यहां बना लीजिए। इस स्लिप रिंग के साथ कैसा होगा आउटपुट और स्प्लिट रिंग के साथ कैसा होगा, इसके बारे में हम कोई ज्यादा खास डिस्कशन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो डीसी जनरेटर है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। मेरा काम बस आपको सिखाना था, समझाना था कि स्लिप रिंग को अगर स्प्लिट रिंग से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या फर्क आएगा। मेरा काम सिर्फ आपको बताना था। चलिए इसके बाद हम न्यूमेरिकल पेज निकाल लेना। 2-3 न्यूमेरिकल करते हैं इसके, और फिर इसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, नई यूनिट शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए न्यूमेरिकल ऑन एसी जनरेटर। न्यूमेरिकल ऑन एसी जनरेटर। चलिए पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 1। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 1 और मेरे साथ साथ देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। बिगिनर लेवल क्वेश्चन नंबर 1 देखो जी। अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स एंड एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कॉइल जिसके नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 200 और इसका एरिया है कितना, नहीं 200 नहीं, सॉरी हाँ 100 है और इसका एरिया कितना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करके। इस प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 into 10 की पावर -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जो कि 2 into 10 की पावर -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। अच्छा, if the speed of rotation is 500 revolution per second, अगर इसकी रोटेशन स्पीड 500 रेवोल्यूशन पर सेकंड है, जरा मुझे बताना रेवोल्यूशन पर सेकंड में क्या चीज होती है। रेवोल्यूशन पर सेकंड में क्या चीज होती है, क्या बेटा दोनों रेट का बोलो तुम्हें क्या सुनाई देगा, आप बोलो। एंगुलर वेलोसिटी बेटा रेवोल्यूशन पर सेकंड में नहीं होती। हाँ भाई बोल, अब बोलेगा नहीं, गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, हो जा। हाँ जी, नो आइडिया, सुन लो। रेवोल्यूशन पर सेकंड में जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। रेवोल्यूशन पर सेकंड, रोटेशन पर सेकंड में जो क्वांटिटी होती है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है आपको 500 रेवोल्यूशन पर सेकंड, और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मतलब यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वोल्टेज होगी वो कितनी होगी। चलो भाई जरा बताओ, कल हमने जाते जाते पीक वोल्टेज का क्या फॉर्मूला लिखा था, बोलो फटाफट। E0 = NBA ओमेगा। अब इसमें देखो NSE रहेगा, BSE रहेगा, ASE रहेगा। क्या मुझे ओमेगा पता है, नहीं पता, निकल जाएगा। देखो कैसे भाई, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू, होता है बात जी, बस सारी वैल्यूज खुद करो। नंबर ऑफ टर्न 100 हो गए, मैग्नेटिक फील्ड 2 into 10 की पावर -2 हो गई, एरिया हो गया 200 into 10 की पावर -4 into 2 into पाई की जगह 3.14, फ्रीक्वेंसी की जगह 500, करो मल्टीप्लाई। चलिए शाबाश, जल्दी हाथ लगाइए, जल्दी करिए, दो न्यूमेरिकल और करने हैं।
और ये जो पन्ना दिया है ना तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी का, इसको पूरी दुनिया में मत घुमाते रहना। जहां पर ये न्यूमेरिकल खत्म हो जाए और नया चैप्टर में शुरू करने को बोलूं, चुपचाप वहां पर इसको कॉपी पेस्ट कर देना। ये थ्योरी का भाई एक न्यूमेरिकल भी दिया है, और प्रेम पत्र की तरह तो मत रख देना कहीं पे, बिल्कुल दिल के करीब अपने कॉपी में रखना, इसको चिपका के। ये कंप्लीट थ्योरी आपकी चैप्टर की, आपको कुछ लिखना है इसमें, चैप्टर की सॉरी यूनिट की, सॉरी चैप्टर गलत हो गया, यूनिट की पूरी 2 नंबर का तो यूनिट आती है भैया, आईएससी में 2 नंबर, सीबीएसई में 3 नंबर है। अबे करो यहाँ से सारी वाली फिजिक्स है जिसमें पूरे के पूरे नंबर आते हैं, यहाँ से सारी बुक स्टार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। जरा गूगल पे काम करोगे, मैं और कुछ करा दूं। आंसर मैच कर लीजिएगा जो भी के बना वहां पे। पर टर्न्स 0.10 एरिया। अच्छा उसके बाद एक लाइन लिखी है, हाफ आ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। ये क्या चीज है? ये फ्रीक्वेंसी है। कितनी फ्रीक्वेंसी? 1/2। 1 सेकेंड में जितने रोटेशन होते हैं वो फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है? 0.01। और निकालना क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल। चलो ऊपर वाला क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, करो अपना। हाँ जी आ गया सर, पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 घर से करेंगे, छोड़ दीजिए इसको। नंबर 3 क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पर, एडवांस लेवल क्वेश्चन नंबर 1 पर। अब इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। देखो पहले पार्ट में काम करो, इस क्वेश्चन को पढ़ के जो जो तुम्हें समझ में आया वो लिखते जाओ। एडवांस लेवल का फर्स्ट क्वेश्चन, जो जो तुम्हें समझ में आए, जितना समझ में आया उतना लिखते जाओ। जैसे 200 नंबर ऑफ टर्न्स है, एरिया 15 इंटू 40 दे रखा है, 50 आरपीएस यानी 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड दे रखा है, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। जो जो तुम्हें समझ में आए पहली 3 लाइनों से, वो पहले वो लिख लो, पहली 3 लाइनों से। नंबर ऑफ टर्न गिवन है, एरिया गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। सबसे पहले आप ये 3 बातें लिख लीजिए, 4 बातें लिख लीजिए। हाँ लिख लिया। अब एक काम करो, यहां से E नॉट निकालो। पहला काम तुम्हारा ये है, E नॉट मतलब मैक्सिमम वोल्टेज निकालो। पहले इतना काम कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं क्या करना है। What are the instantaneous value of the induced EMF? आपको induced EMF की instantaneous value पूछी है। अच्छा instantaneous value कहां से आती है? देखो यहां से आती है, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, जो कल हमने फॉर्मूला निकाला था, जिसे मैं यहां पर E बराबर E नॉट साइन थीटा लिख सकता हूं। तो यहां से आएगी आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इस फॉर्मूले से आएगी, है ना। आगे देखो क्या लिखा है, व्हेन द प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एन एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड। जब प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाता है, कितना? 4 पार्ट है, 0, 30, 60 और 90। ठीक है जी। अब सुनो, तो हो जाएगा मेरे ख्याल से उसके बाद, है ना। पहले पार्ट में थीटा कितना, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में 90। अब मैं बताता हूं, सुनो। पहले में थीटा है 90, दूसरे में है 60, तीसरे में है 30, चौथे में है 0। पूछो क्यों? क्या परपेंडिकुलर है? कहाँ लिखा है परपेंडिकुलर, बताओ। ये देखो, ये जो चारों एंगल है ना, करो ये प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है। मतलब जैसे समझो कि ये प्लेन ऑफ कॉइल है, ये प्लेन ऑफ कॉइल है, इसका एंगल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। दिस इज द प्लेन ऑफ कॉइल और इसका एंगल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो क्वेश्चन में जो एंगल आपको गिवन है, बेसिकली ये एंगल असल में आपको फाई दे रखा है। क्या दे रखा है? फाई दे रखा है। जबकि यहाँ इस फॉर्मूले में जो थीटा एंगल होता है ना,
अब थोड़ा बीटी बात मैं याद दिलाऊं, ये फॉर्मूला आया था तुम्हारा यहां से, बी ए कॉस थीटा से आया था और बी ए कॉस थीटा फॉर्मूला में थीटा एंगल किस किस का था जरा मुझे याद दिलाना, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का था। बहुत बढ़िया। असल में जो थीटा एंगल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का एंगल होता है। तो क्वेश्चन में 4 पार्ट में जो एंगल दे रखा है वो है फाई, लेकिन फॉर्मूले में जो एंगल है वो क्या है, थीटा। अब या तो तुम एक काम करो कि हर बार हर एक केस में जो फाई की बने उसे थीटा निकाल लो और फिर कैलकुलेशन करो, वरना मैं तुम्हारा काम थोड़ा सा और आसान बनाता हूं। देखो कैसे, यहां पर फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा ई नॉट साइन थीटा की जगह हो जाएगा 90 माइनस फाइव, साइन 90 माइनस फाइव बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा cos फाइव। अब ये मेरा फॉर्मूला ही फाइव में कन्वर्ट हो गया। अब पहला पार्ट है जिसमें फाइव तुम्हें कितना दे रखा है, 0। तुम्हें अब इसे अलग से थीटा में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने फॉर्मूला ही फाइव में कन्वर्ट कर दिया। फाइव को 0 पुट करो, आंसर निकालो। बी पार्ट फाइव की वैल्यू 30 डिग्री, सी पार्ट फाइव की वैल्यू 60 डिग्री, डी पार्ट फाइव की वैल्यू 90। अब हो जाएगा कैलकुलेट। समझ में आया मैंने क्या करा, ये कि जो फॉर्मूला डिराइव होके हमारे पास कल आया था उस फॉर्मूले में जो थीटा एंगल था वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का था, जबकि चारों पार्ट में जो एंगल दे रखा है वो मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल का दे रखा है। तो या तो मैं कह रहा हूं कि या तो तुम हर बार हर एक केस में फाइव से थीटा निकाल दो, जैसे यहाँ फाइव 0 है तो थीटा कितना होगा 90 है ना, तो साइन 90 पुट करके निकाल लो, वरना क्या करो इस सारे फॉर्मूले को फाइव में कन्वर्ट करो। झंझट ही खत्म। अब करते रहो। ठीक, आओ आगे। 10 मिनट बचे हमारे पास, इस चैप्टर का कम से कम 2 टॉपिक तो कंप्लीट कर ही लें। चलिए आइए नए टॉपिक पे। अब आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यूनिट नंबर 5, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके पास जो ये थ्योरी का सेट है, इसी में आपके पास सारी थ्योरी है, कोई एक आधा डेरिवेशन होगा वो भी इसी के अंदर ही है, और थोड़े बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी इसमें ही है। मतलब वैसे डिस्प्लेसमेंट करंट के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के अंदर है, 1-2 क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं डाले हैं ईएम वेव के, वो मैं आपको अलग से लिखवाऊंगा। मतलब इन द शॉर्ट आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस सीधा ये पेपर लेना है और जहां तुम्हारे ये अभी न्यूमेरिकल खत्म हुए हैं इसके बाद अगले पेज पे इस पेपर को चिपका देना। समझ गए मेरी बात? ठीक है, कॉपी में कुछ नहीं लिखना है, पेन को रखना चाहो तो पेन को बैग में रख दो, अब कोई काम नहीं है पेन का। चलिए तो फर्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्किटल लॉ। सबसे पहला टॉपिक है इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्किटल लॉ। चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले मैं समझा देता हूं। हाँ जी, एम्पियर सर्किटल लॉ तो पहले सबने पढ़ा ही होगा, ठीक है। जरा मुझे बताना क्या फॉर्मूला था इसका। सोचना पड़े तो समझ जाऊंगा मैं कि कितना पढ़ते हो तुम लोग। इसका फॉर्मूला था क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। देखिए जब हमने यूनिट 3 पढ़ी थी तो यूनिट 3 में स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले 2 रूल्स पढ़े थे, एक था हमारा बाय-सेवर्ट रूल और एक था ये एम्पियर सर्किटल रूल। ये दोनों के दोनों रूल्स, दोनों के दोनों लॉज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका कारण क्या था कि इन दोनों रूल्स की मदद से ही हमने क्या करा था, कई सारे केसेस की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करी थी। जैसे कि क्या, हमने स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, हमने सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, हमने सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, सेंटर पे भी निकाली थी और एक्सिस पे भी निकाली थी, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं कह रहा हूं इन दोनों में से, बायस-सेवर्ट्स लॉ में से और एम्पियर सर्किटल लॉ में से, एम्पियर सर्किटल लॉ का ना अपर हैंड है। अब ऐसा क्यों है सुनो, क्योंकि आप चाहो तो बायस-सेवर्ट लॉ को यूजिंग दिस एम्पियर सर्किटल लॉ डिराइव कर सकते। मतलब बाय-सेवर्ट लॉ जो फॉर्मूला था ना, dV बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin थीटा बाय 4 r स्क्वायर इनटू sin थीटा, ये जो फॉर्मूला था आपका, ये पूरा का पूरा आपका एम्पियर सर्किटल लॉ से डिराइव हो सकता है, ठीक है जी। तो फिर बच्चे के दिमाग में आता है कि भाई अल्टीमेट लॉ तो फिर ACL ही हुआ,
अल्टीमेट लॉ तो एम्पियर सर्कुलर लॉ हुआ, क्योंकि ये तो फॉर्मूले भी ड्राइव कर सकता है, रूल्स को भी ड्राइव कर सकता है, ठीक है जी। तो और इन द शॉर्ट ये फॉर्मूला हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इस फॉर्मूले से हमने जो कुछ सीखा उसी से हमारी पूरी यूनिट 3 बनी। पूरी यूनिट 4 में हमने क्या सीखा, इंड्यूस ईएमएफ, और इंड्यूस ईएमएफ कहां से आया था बताओ, चेंज इन फ्लक्स से, मैग्नेटिक फ्लक्स से। मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्मूले तब भी काम करते जब मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले सही होते हैं, हाँ या ना। तो कहने का मतलब है कि अभी आपने पिछले 2-2.5 महीनों में जो भी फिजिक्स पढ़ी है, उन सारी फिजिक्स का जो फंडामेंटल है, जो बेस है, वो कौन है, एम्पियर सर्किटल। लेकिन अगर आज तुम्हें कोई आदमी आके कह दे कि एम्पियर सर्किटल लॉ गलत है, तो मैं कह रहा हूं तुम्हारा तो वही मोड है, हाँ गलत है, क्या हुआ, मैं कह रहा हूँ तुम उसी मोड में कि हाँ भाई देख लो तू पढ़ा रहे, जो पढ़ाने पढ़ा यार, तुम दिमाग मत खराब, मैं इसी मोड में है कि मैं कहूँगी गलत है, हाँ गलत है, मतलब ही नहीं कुछ। अब उस जमाने में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल नहीं, सुनो। तो मैक्सवेल ने क्या करा था, मैक्सवेल ने इस एम्पियर सर्किटल लॉ में ना एक गलती ढूंढी, एक कमी ढूंढी। मैक्सवेल ने ये कहा कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ना, ठीक है भाई, इसने आपको बहुत अच्छे रिजल्ट ड्राइव करके दिए, बहुत अच्छी चीजें ड्राइव करके दी, ठीक है, बट ये एम्पियर सर्किटल लॉ दुनिया में हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब जब पूछा गया मैक्सवेल से कि भाई तू ऐसा क्यों कह रहा है, तो मैक्सवेल ने इसके लिए हमें एक छोटा सा एग्जांपल दिया। मैक्सवेल ने कहा कि कैपेसिटर कंसीडर करते हैं और इस कैपेसिटर को हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं, साथ में इसमें लगा देते हैं की, भाई देखो जिसको नहीं पढ़ना पूरा फाड़ फूट के बाहर चले जाओ, जिसको लगता है कि थ्योरी मिल गई है, न्यूमेरिकल मिल गया, फिर चैप्टर क्या पढ़ना, आराम से बाहर चले जाओ, कल या परसों आ जाना, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मैक्सवेल ने क्या कंसीडर करा, एक कैपेसिटर लिया और इस कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ दिया और साथ में किससे जोड़ दिया, की से। और यहां पर मैक्सवेल ने दो सर्कुलर लूप कंसीडर करे, दो क्लोज सर्कुलर लूप कंसीडर करे। एक को इसने नाम दिया I1 और दूसरे को क्या नाम दिया, I2। मैक्सवेल ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, इन दोनों लूप के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हैं। अब आपको पता ही है, देखो I1 वाला जो लूप है ये किसी वायर के चारों तरफ है, तो बैटरी से जितना भी करंट निकलेगा ये I1 वाले लूप के अंदर से जाएगा, बोलो हाँ या ना, ठीक। लेकिन I2 वाला लूप देखो कहां बना है, ये दोनों प्लेट्स के बीच में बना है, और वहां तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट तो सिर्फ वायर्स में फ्लो कर सकता है, जहां बीच में वायर्स ही नहीं है वहां पे करंट ही फ्लो नहीं करेगा। तो यहां बीच वाले पार्ट के लिए करंट कितना होगा, 0। अब सबसे पहले मैक्सवेल ने क्या करा, जो लूप I1 है इसके लिए एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया, जो कि है क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl बराबर म्यू नॉट I, बोलो यही होता, ठीक। लेकिन जब इसी फॉर्मूले को सेकंड लूप के लिए लगाया, I2 वाले लूप के लिए लगाया, तब ये फॉर्मूला बनता है क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट, जरा बताओ यहां करंट कितना है, 0, तो सॉल्व करके वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब अगर किसी को इन दोनों में प्रॉब्लम नहीं लग रही तो मैं प्रॉब्लम समझाऊं। देखो यहां पर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट I। मैथ्स वाले बच्चे जानते हैं कि इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ जाएगी, है ना। मैं कह रहा हूं चाहे कुछ भी वैल्यू आए, 2 आए, 10 आए, 20 आए, 50 आए, 250 आए, 400 आए, कुछ भी आए, भाई इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी। भाई म्यू नॉट I की भी कुछ ना वैल्यू है, dl की भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो सॉल्व करके b की भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। बट सुनो यहाँ पे, अब नीचे देखो, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, तो यहां जब आप सॉल्व करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, अरे हाँ या ना। तो एम्पियर सर्किटल लॉ की प्रेडिक्शन ये थी कि जहां पर ये वायर वाला लूप है यहां तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, पर जहां बिना वायर वाला लूप है यहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी होनी चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मैक्सवेल भी नहीं कह रहा है, ऐसा किसने कहा, एम्पियर सर्किटल लॉ। अब मैक्सवेल ने कहा कि देख भाई यही गड़बड़ है कि जब हम इसको नापेंगे, मैग्नेटिक फील्ड नापने के मीटर से नापेंगे, तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी और यहां भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो प्रॉब्लम क्या है, थ्योरी यानी एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहती है कि दोनों प्लेट्स के बीच में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है,
है ना। थ्योरी ये कहती है, एम्पियर सर्कुलर लॉ ये कहता है कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई वहां कोई करंट ही नहीं है, ठीक। पर मैक्सवेल ने ये प्रूव करा, प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाया कि यहां भी मैग्नेटिक फील्ड होती है और यहां भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। बच्चा कहेगा कि सर यहां तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड समझ में आती, क्यों होगी? क्योंकि हमने पढ़ा था कि करंट की वजह से क्या पैदा होती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक। पर यहाँ तो कोई करंट ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ गई? बस ये प्रॉब्लम थी जो एम्पियर सर्किटल लॉ नहीं समझा पाया। अब लोगों ने कोशिश भी करी एम्पियर से पूछने की, तो पता चला एम्पियर भाई साहब तब तक जा चुके थे दुनिया से, ठीक है जी। तो अब मैक्सवेल इसको समझाएगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, और अब प्रॉब्लम समझेंगे बाय। जाते जाते एक बार ये पैराग्राफ पढ़ लेना, जो ऊपर वाला पैराग्राफ है, इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्किटल लॉ। जो समझाया वही लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है?